गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी मूवेबल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती है जिसमें स्पीड है उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड के कारण ही हमें ये एनर्जी मिलती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? स्पीड। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड ही काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल होती है। फिर हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इसका हमने डेरिवेशन भी निकाला था। डेरिवेशन की हेल्प से हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का यदि हम डेरिवेशन निकालते हैं तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा। हमने देखा जो हमारा वर्क डन था वो किसके कारण हुआ? काइनेटिक एनर्जी के कारण। इसलिए जो भी हमारा वर्क डन मूविंग ऑब्जेक्ट में होगा वही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। वहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकला था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करने से पहले हम 2 और 3 एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी हेल्प से हम इस एनर्जी को समझेंगे। आपने कभी रबर बैंड लिया होगा, आप देखेंगे कि रबर बैंड को हमें स्ट्रेच करना पड़ता है क्योंकि वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो हम हमारे हैंड्स की हेल्प से एक वर्क डन अप्लाई करते हैं रबर बैंड के ऊपर, जिसकी हेल्प से वो स्ट्रेच होने लगता है, मींस उसका साइज बढ़ने लगता है। लेकिन जो हमने यहाँ पर वर्क डन किया है ये इस रबर बैंड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। रबर बैंड को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी की हेल्प से इस रबर बैंड का साइज स्ट्रेच होकर बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यदि हम थोड़े टाइम के बाद वापस जब इस पे अप्लाई फोर्स हटा देते हैं तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन को ये गेन करता है। मींस यदि ये स्ट्रेच था, इसका साइज बढ़ गया था, इसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके पोटेंशियल के कारण यहाँ पर एनर्जी स्टोर हुई थी। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो रबर बैंड उसकी वापस पोजीशन में आ जाता है। दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में दिया है एक्टिविटी के हेल्प से, जिसमें हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को धीरे धीरे स्ट्रेच करते जाते हैं। तो हमने देखा है जैसे जैसे हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज बढ़ने लगता है, वो अपने ओरिजिनल साइज से क्या होता है? डेविएटेड होता है, उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ पर भी हमने वर्क डन किया है, यहाँ पर हमने इसके मास के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है जो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में था, जिससे धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे पहले हमने कंडीशन में देखा कि जब हम रबर बैंड पे अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं, वैसे जब स्प्रिंग पे लगा हुआ फोर्स हम रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ? इस टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसकी हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? मास होगा। मास के साथ साथ एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स इक्वल टू किसके होता है? m into a। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके कारण होगा? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही यहाँ पर एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पर फोर्स इक्वल टू ma ना होकर F इक्वल टू mg होता है, और यही हमारा फोर्स क्या होता है? वेट होता है। वेट हुआ है, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने एक सर्टेन हाइट पे ले गए, मींस इससे हमने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से एक हाइट पर ले गए। वहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू mg। लेकिन हम देखते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पर ले जा रहे हैं, तो ये उसका क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ने लगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसके अंदर डेवलप्ड होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इस ग्राउंड से ऊपर लेते जा रहे हैं। मींस हमने इसकी हाइट को राइज किया है, इसकी हाइट को बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस ग्राउंड लेवल पे, लेकिन हमने इसे एक सर्टेन हाइट तक बढ़ाया है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ऑब्जेक्ट का मास कुछ ना कुछ होगा। ये हो सकता है 1 kg का हो, 2 kg का हो या 3 kg का हो। तो जैसे जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, जो क्या होगा? ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम देखेंगे वेट, वेट हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू a, लेकिन यही फोर्स क्या है? इस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू g। यहाँ पर हमने a को रिप्लेस किया है g से, क्योंकि यहाँ पर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण लग रहा है। अब हम देखते हैं वर्क डन इक्वल टू ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी। ऑब्जेक्ट ने जितनी एनर्जी गेन की है वही हमारा क्या है? वर्क डन है। हमने एग्जांपल लिया कि हमने स्प्रिंग को क्या किया है? स्ट्रेच किया है, उसका साइज हमने बढ़ाया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पर था, लेकिन हमने उसकी हाइट बढ़ा दी। मींस यहाँ पर हमने क्या किया है? ऑब्जेक्ट पे एक एनर्जी अप्लाई की है। ऑब्जेक्ट ने क्या गेन की है? एनर्जी। अब ये ऑब्जेक्ट ने एनर्जी गेन की तभी तो ये एक सर्टेन हाइट तक गया। यदि इसके अंदर एनर्जी नहीं होती तो ये कैसे वर्क करता? और एनर्जी की डेफिनेशन से हम जानते हैं एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी। वर्क डन को और हम लिख सकते हैं किस प्रकार से? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही हमारा वर्क डन है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंच गया। मींस क्या हुआ? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारा वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो हमारा लगने वाला फोर्स है वो किसके कारण है? वेट के कारण है। तो फोर्स की जगह क्या आएगा? m इंटू a, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे m इंटू g। a को हमने रिप्लेस किया है g से, क्योंकि a हमारा एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर लगने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, इसलिए हम इसे mg लिखते हैं इंटू h। अब हमारा वर्क डन क्या हुआ है? यहाँ पर mgh, m इंटू g इंटू h। यही हमारा वर्क डन, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर जो हमने वर्क डन किया है वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है। तो वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिला है mgh। मींस जो हमने मैकेनिकल एनर्जी देखी थी, जो कॉम्बिनेशन था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, वो होता है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh।